नमस्कार, मैं ऋषु कुमार आप सभी का जनरल अवेयरनेस की क्लास में स्वागत करता हूं। ये जनरल अवेयरनेस सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराए जाते हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया जा सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास के PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और आप अन्य सोशल साइट से भी जुड़ सकते हैं, सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न है, गिब्राल्टर स्ट्रेट यानी कि गिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? विच टू कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय गिब्राल्टर स्ट्रेट? ऑप्शंस हैं स्पेन एंड मोरक्को, पुर्तगाल एंड अल्जीरिया, पुर्तगाल एंड स्पेन या फिर पुर्तगाल एंड मोरक्को। सही उत्तर होगा इसका स्पेन एंड मोरक्को। गिब्राल्टर जल संधि मोरक्को और स्पेन के बीच है। जिब्राल्टर जल संधि पूर्व में भूमध्य सागर को पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है? वेयर इज एशियाटिक सोसाइटी सिचुएटेड? ऑप्शंस है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या फिर चेन्नई। सही उत्तर होगा इसका कोलकाता। और इस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जोन्स 1784 में। ये एक अनूठी संस्था है जिसने सभी साहित्यिक और वैज्ञानिक गतिविधियों के एक फाउंट हेड के रूप में कार्य किया है। यह एशियाई अध्ययन के लिए एक केंद्र के रूप में कल्पना की गई थी, जिसमें महाद्वीप की भौगोलिक सीमाओं के भीतर पुरुष और प्राकृतिक के विषय में सब कुछ शामिल था। और सरकार ने इस सोसाइटी को राष्ट्रीय महत्व का संस्था घोषित किया है। और इसके कुछ फीचर्स ये है कि एशियाटिक सोसाइटी के जो पुस्तकालय है वो दुनिया की सभी प्रमुख भाषाओं की लगभग 1,17,000 पुस्तकों और 79,000 पत्रिकाओं का एक विशाल संग्रह है। और एशियाटिक समाज के संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था? 1814 में। सवाल आ सकता है। और किसने किया था? एन वालिच ने। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। कॉलम 1 को कॉलम 2 में सही मैच करना है। और इसका अभी हम लोग मैच करते हैं। अर्थक्वेक का होगा, अर्थक्वेक जाएगा सिस्मोग्राफ में। अर्थक्वेक को मापने वाला जो यंत्र होता है वो सिस्मोग्राफ होता है, इसलिए अर्थक्वेक सिस्मोग्राफ से मैच होगा। हाइट किससे मैच होगा? ये एल्टीमीटर से। इलेक्ट्रिक करंट ये एमीटर से। इलेक्ट्रिक करंट को मापने का जो यंत्र होता है वो एमीटर होता है। और रेजिस्टेंस ओम। इस तरीके से बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। द इनहेबिटेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशंस वेयर? ऑप्शंस है नोमैडिक यानी कि खानाबदोश, रूरल ग्रामीण, ट्राइबल जनजातीय या फिर अर्बन शहरी। सही उत्तर होगा इसका अर्बन शहरी थे। और ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में 2 बड़े शहर थे, हड़प्पा और मोहनजोदारो। इन शहरों में लगभग 80,000 लोग रहते थे। उस समय 80,000 लोग ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के हड़प्पा और मोहनजोदारो में रहा करते थे। और इसकी खोज कब हुई थी? 1920 में। ये आता है क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इसकी खोज की गई थी। सिंधु घाटी के उत्खनन से जो प्राप्त अवशेष थे उससे हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे 2 जो प्राचीन नगर थे इसकी खोज की गई थी। और भारतीय पुरातत्व विभाग के जो उस समय के डायरेक्टर थे 1924 के जनरल जॉन मार्शल, उन्होंने 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। हड़प्पन सिविलाइजेशंस के बारे में कुछ जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया,
भारत और चीन की सबसे बड़ी प्राचीन नागरीय सभ्यताओं में से अधिक उन्नत थी, सबसे ज़्यादा डेवलप यही सभ्यता था इन चारों में से। 5वां क्वेश्चन है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ इट्स ओन हाई कोर्ट? ऑप्शन है चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सही उत्तर होगा दिल्ली। और जो दिल्ली उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1966 31 अक्टूबर 1966 को किया गया था। और जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय 4 न्यायाधीश थे। उनके नाम पूछे जाते हैं तो उनके नाम इस प्रकार हैं, के.एस. हेगड़े, न्यायमूर्ति I.D. दुआ, न्यायमूर्ति H.R. खन्ना और न्यायमूर्ति S.K. कपूर। ये 4 थे जब दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। और वर्तमान में प्रेजेंट में इस उच्च न्यायालय में 45 स्थायी न्यायाधीश हैं, 45 स्थायी न्यायाधीश हैं और 15 अतिरिक्त न्यायाधीशों की अनुमोदित शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, टोर्नेडो किस देश से संबंधित है? टोर्नेडो इज रिलेटेड टू विच कंट्री? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, ब्राज़ील या फिर इंडिया। सही उत्तर होगा अमेरिका। और ये है क्या टोर्नेडो? हिंदी में इसको बवंडर बोलते हैं। ये तब बनते हैं जब अलग अलग तापमान और आर्द्रता के 2 द्रव्य यानी कि मासेज निलंब होते हैं। जैसे जैसे गर्म जल वाष्प में बदलता है और ऊपर वातावरण में पहुंचता है, यह ठंडी हवा से मिलकर प्रतिक्रिया करता है और तूफान के रूप में सामने आता है। उच्च तापमान से ऊर्जा का स्तर बढ़ता है जो आखिर में हवाओं की रफ्तार, बारिश और अन्य कारकों को प्रभावित करता है। सरल शब्दों में कहें तो हवा का वह तेज झोंका जो चक्कर खाता हुआ चलता है, जिसमें पड़ी हुई धूलें खंबे के रूप में ऊपर उठती हुई दिखाई पड़ती है। कई बार ये बवंडर खतरनाक रूप भी धारण कर लेता है, लेकिन तूफान की अपेक्षा में बवंडर से कम क्षेत्र प्रभावित होते हैं। इसमें हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और इसके अंदर वायु का दबाव इतना कम होता है कि जब किसी भी इमारत के पास से गुजरता है तो वह इमारत अपने अंदर की वायु के दबाव के कारण तबाह हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन या फिर ब्रोमीन। सही उत्तर होगा फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्रों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच रिगार्डिंग नोबेल प्राइज विनर्स एंड देयर रिलेटेड वर्क इन स्पेसिफिक फील्ड? यहाँ पर नोबेल प्राइज विनर दिया गया है और उनके स्पेसिफिक फील्ड दिया गया है। बताना है कि कौन सा मिसमैच है, सही से मेल नहीं खाता है। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेचर, दूसरा ऑप्शन है मदर टेरेसा पीस शांति के लिए, हरगोविंद खुराना फिजिक्स भौतिकी के लिए इनको मिला था, या फिर सी.वी. रमन फिजिक्स, सी.वी. रमन भौतिकी, इनको भी भौतिकी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा सी हरगोविंद खुराना फिजिक्स, जो कि मिसमैच है। बाकी का सब सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए मिला था, मदर टेरेसा को शांति के लिए मिला था, सी.वी. रमन को भौतिकी के लिए मिला था, लेकिन यहाँ पर ये सी ऑप्शन गलत है। हरगोविंद खुराना फिजिक्स ये गलत है। हरगोविंद खुराना को फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, तो सी ऑप्शन गलत है। नोबेल प्राइज़ क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, कौन सी संस्था देती है, थोड़ा सा ब्रीफ इसको एक्सप्लेन करते हैं। नोबेल प्राइज़ स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में साल 1901 से हर साल नोबेल फाउंडेशन द्वारा, याद रखिएगा, नोबेल फाउंडेशन द्वारा असाधारण कार्य करने वाले लोगों को और संस्थाओं को
नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और यह 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है जो कि अलग समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। जितने भी 6 अलग अलग क्षेत्र हैं उनकी अलग अलग समिति हैं जो कि चयन करती हैं। अलग अलग क्षेत्र कौन कौन से हैं जिसमें नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं? पहला है शांति, दूसरा है साहित्य, तीसरा है भौतिकी, चौथा है रसायन, पांचवा है चिकित्सा विज्ञान और छठा है अर्थशास्त्र। इन 6 के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार यानी कि नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और ये नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? 1900 में, 1900 में की गई थी। भौतिकी या फिर फिजिक्स की चयन करने वाली समिति कौन सी है? ये है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। ये भौतिकी या फिर फिजिक्स की चयन करती है। केमिस्ट्री और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन कैरोलिन इंस्टीट्यूट करती है जो कि स्टॉकहोम की है। और नोबेल असेंबली मेडिसिन के क्षेत्र में विजेताओं की नाम घोषणा करती है। जबकि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा दिया जाता है और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई समिति देती है। इस प्रकार से इन 6 क्षेत्र में अलग अलग समिति द्वारा चुनी गई नाम को अनाउंस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन? ऑप्शन है साहित्य, शांति, क्रीड़ा प्रशिक्षण यानी कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग या फिर वीरता। सही उत्तर होगा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग देने वाले को दिया जाता है पुरस्कार यानी कि कोच को दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार की प्रतियोगिता या फिर किसी खेल का विजेता बनता है तो उस व्यक्ति को कोई ना कोई पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। इसी तरह से द्रोणाचार्य पुरस्कार भी होता है। यह एक ऐसा पुरस्कार होता है जो आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों को प्रदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार को अधिकतर द्रोणाचार्य या फिर गुरु द्रोण के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस पुरस्कार का नाम भी द्रोण के नाम से रखा गया है। द्रोणाचार्य प्राचीन भारत के सांस्कृतिक महाकाव्य महाभारत के पात्र हैं और उन्होंने कौरव और पांडव राजकुमारों को सैन्य कला और दिव्य शास्त्र में शिक्षित किया था और बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त कराया था, जिसके लिए उन्हें शाही राजनेता के रूप में नियुक्त किया गया था। और जिन खिलाड़ियों को यह द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है उनका चयन मंत्रालय यानी कि खेल मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचों को जो हमारे खेल के ट्रेनिंग देते हैं उनको दिया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी? ऑप्शंस है बर्थ एंड डेथ ऑफ ए सोल, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, माई स्टोरी या फिर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सही उत्तर होगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी की ये ऑटोबायोग्राफी है। इस तरीके से आज का ये जनरल अवेयरनेस की क्लास यहीं पर समाप्त होता है। इसके पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और भी आप लोग बाकी के क्लास को अटेंड किया करें। जनरल साइंस इंग्लिश की क्विज कराई जाती है जो कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना हुआ है। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।